मैं होटल से काफी दूर हूँ। उम्मीद है कि मेरी वापसी पर तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं भी तुमसे आ मिलूं? मैं तकरीबन तैयार हूँ। आराम से नाश्ता करो, मैंने तुम्हारा इंतजार किया तो दूसरा आदमी निकल जाएगा। ये कहकर मैंने उसका जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया और धीमे सुरों में सीटी बजाता हुआ बूथ से निकला। मैं खुनक मौसम में मजे से चहलकदमी करता हुआ वक्त से पहले ही हिल्टन होटल पहुंच गया। उसकी लॉबी में इस वक्त ऐसे मुसाफिर अपने साजो सामान समेत विराजमान नजर आ रहे थे जो होटल से रवानगी के लिए तलब की हुई सवारियों की आमद के मुंतजिर थे। लॉबी का एक जायजा लेकर मैं दोबारा दाखिली दरवाजे तक पहुंचा तो बद्रीनाथ पूरे सूट में मलबूस अंदर दाखिल हो रहा था। लिबास से बावकार नजर आने के बावजूद वो अपने बुशरे से परेशान लग रहा था। करीब आते ही वो तपाक से मुझसे बगलगीर हो गया। मगरिबी सरजमीन पर वो मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी। रेस्टोरेंट में चलते हैं। वो मेरा हाथ थाम कर एक राहदारी में मुड़ गया। क्या बात है, तुम परेशान और खौफसदा नजर आ रहे हो? उसके साथ चलते हुए मैंने पूछा। कल तक मैं एक मुसलसल ज़हनी अजाब से गुजर रहा था। उसने यहाँ पहुंचते ही मेरे खिलाफ हर एक के कान भरने शुरू कर दिए थे और हर शख्स से मुझसे खींचा खींचा नजर आने लगा था। वो गायब कहाँ हो गया? रेस्टोरेंट के नीम रोशन माहौल में पहुंचने के बाद मैंने पूछा। वो बदनीयत था, उसे वतन की खाक तक नसीब नहीं हो सकी। आज उसकी अर्थी को खामोशी बल्कि राजदारी से यहीं चिता में आग दिखा दी गई। वो सुबह का वक्त था। रेस्टोरेंट में बेशतर मेजें खाली थी। बदरी एक दूर उफ्तादा गोशे की तरफ बढ़ता चला गया जहाँ इर्द गिर्द की सारी मेजें खाली थीं और हम बेफिक्री से बातें कर सकते थे। अर्थी जलाने के लिए इतनी राजदारी की क्या जरूरत पेश आ गई थी? मेज के गिर्द बैठते हुए मैंने कदरे हैरत से सवाल किया। उसने अर्थी का जिक्र करके मेरे उस बदतरीन खौफ की तरदीद कर दी थी कि वीरा अपनी हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी के चक्कर में रमेश को महज बेहोश करके चली आई थी। तुमने काम इतनी सफाई से किया है कि तुम्हारे हाथ चूमने को दिल चाहता है। वो मेरे सवाल को नजरअंदाज करके मोहब्बत भर लहज़े बोला। तुम अली शेर नहीं अली के शेर हो। सीधे हाथ से काम करते हो, लेकिन तुमने बाएं तरफ से वार करके इतनी सफाई से उसका मन का तोड़ा कि मैं हैरान रह गया। तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि मेरी तरह तुम भी इस फन में ताक हो। क्या जिक्र करता? वक्त आया तो तुमने देख ही लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। फायर का धमाका खतरनाक हो जाता है, इसलिए इस पर दूसरा तरीका आजमाया गया, लेकिन अखबारों वगैरह से ये सब क्यों छुपाया गया है? उसने गहरा सांस लेकर सिगरेट सुलगाई, फिर बोला। इनके अपने करतूत इनके गले पड़ गए हैं। हमारा पीछा करने वाले दोनों आदमी अभी तक गिरफ्तार हैं। अगर बात खुल जाती को मेरा और रमेश का पीछा कर रहे थे तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाती। मुझ समेत बहुत से लोगों की असलियतें बेनकाब हो जाती और कमर के खिलाफ एक बहुत बड़ा सियासी स्कैंडल खड़ा हो जाता। मेरे लिए बद्रीनाथ का वो इंकिशाफ नया नहीं था। वो सारे इम्कानात मेरी नजरों में थे और मैं इनके बारे में खुलकर वीरा से तबादला ख्याल कर चुका था। चाय के साथ नाश्ते के हल्के लवाज़म का ऑर्डर देने के बाद मैं इस बारे में बदरी से देर तक कुरेद कर सवालात करता रहा। मुझे तवक्का थी कि शायद इस तरह कोई नई बात सामने आ जाए, लेकिन उसका जवाबात में सिर्फ वही बातें थीं जो मेरे जहन में मौजूद थी। रमेश की लाश श्रीनिवासन के किसी बच्चे ने देखी होगी। फिर ये खबर उस कदर पोशीदा कैसे रही और ये फैसला किसका था? सारे इम्कानात टटोलने के बाद मैंने पूछा। लाश सबसे पहले श्रीनिवासन के 12 साल बेटे ने देखी थी। जख्म या तशद्दुद का कोई निशान न होने की वजह से वो ये समझा कि रमेश पर अचानक कोई दौरा पड़ा है। वो बच्चे अपने बाप की पुरस्रार पेशावराना सरगर्मियों के तकाजों से खासे बाखबर हैं। उसने किसी घबराहट का मुजाहरा करने के बजाय फौरन फोन पर अपने बाप को खबर दी और वो मेरे और डॉक्टर के साथ हाई कमीशन की एम्बुलेंस लेकर अपने घर पहुंच गया। डॉक्टर ने पहली नजर डालते ही रमेश की मौत का अंदाजा लगा लिया। यह फैसला कब हुआ कि उसकी मौत की खबर को दबा दिया जाए? मैंने पूछा। श्रीनिवासन ने दफ्तर छोड़ने से पहले हाई कमीशन को इब्तदाई इतला से बाखबर कर दिया था। रमेश की मौत की तिब्बी तस्दीक हो जाने के बाद उसने दोबारा अपने अफसर आला से रब्ता किया तो उसे हुक्म मिला कि रमेश को बेहोश जाहिर करके फौरी तौर पर हाई कमीशन में मुंतकिल कर दिया जाए। ये कानून की एक संगीन खिलाफवर्जी है, मैंने उसे याद दिलाया। उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसका कत्ल कौन सा कानून के मुताबिक था? बड़े और संगीन इल्जामात से गर्दन बचाने के लिए यह फैसला नागुज़ीर था और इस फैसले को अमली जामा पहनाने में तुम पूरी तरह शरीक थे। मैंने पूछा। मजबूरी थी। अपने वतन से बाहर हाई कमिश्नर या सफीर ही हम सब लोगों का सबसे बड़ा हाकिम होता है और इसके फैसलों पर हमें सर झुकाना पड़ता है। इस तरह तुम्हारे दूसरे सीक्रेट एजेंटों में बददिली नहीं फैलेगी। हम लाश लेकर हाई कमीशन पहुंचे तो वहां अहम ओहदेदारों को एतमाद में लेकर यह तय किया जा चुका था कि रमेश के कत्ल को इत्तेफाकी मौत का रंग देकर वाक़े को तबाह दिया जाएगा। इन सब को अंदाजा था कि खबर फैलने से कैसी तबाही आ सकती है। ये सब बातें काबिल फहम है, लेकिन बहुत से लोगों की नजरों में रमेश कौमी हीरो रहा होगा।
उसकी लाश को वतन भेजने के बजाय यहाँ गुमनामी के आलम में क्यों ठिकाने लगाया जा रहा है? इस पर तवील और तल्ख मुबाहिसे हुए हैं। उसने एक गहरा सांस लेकर कहा, हमारे सामने उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम बंद गली में फंसे हुए थे। हाई कमीशन के लिए ये कोई मसला नहीं होना चाहिए था। मैंने राय जाहिर की। मजबूरी यह थी कि रमेश कोई सफारती मुलाजिम नहीं था। हम दोनों भारत के आम शहरी पासपोर्ट पर यहाँ पहुंचे थे। इसकी लाश इंग्लैंड से बाहर ले जाने के लिए इसके पोस्टमार्टम की सरकारी रिपोर्ट की मौजूदगी लाजिमी थी। पोस्टमार्टम होता तो टूटी हुई गर्दन से कत्ल का राज फाश हो जाता। लम्हा भर के लिए खामोश होकर उसने अपनी बात जारी रखी। अगर उस सफारती मुलाजिम होता तो हाई कमिश्नर की सवाबदीद पर उसकी लाश को किसी भी तिब्बी मुआयने के बगैर वतन ले जाया जा सकता था। वो उजलत में किए हुए फैसले नहीं थे। इंडियन हाई कमीशन के आला दिमागों ने बहुत दूर तक गौर व खौज करने के बाद वो हिकमत अमली इख्तियार की थी। फिर अब उसकी मौत का क्या जवाब होगा? मेरे कई सवाल इस वक्त भी तिश्ना थे। दुनिया के हर खित्ते में रोजाना हजारों आदमी अचानक मर जाते हैं। किसी अचानक दौरे में वो भी मर गया और उसकी लाश को यहीं ठिकाने लगा दिया गया। बाद में उसकी लाश की बाकियात के जायजे से असलियत का पता चल सकता है, जब तक कोई मुखबरी ना करे ऐसा नहीं हो सकता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मुर्दों को दफनाने की बजाय शमशान घाट में जलाते हैं। जलती हुई चिता में जब मुर्दा ईंटता है तो लकड़ियों से उसे जगह पर रोका जाता है। वो लकड़ियां टूटी हुई गर्दन का हर निशान मिटा देंगी। वैसे भी चिता सर्द होने के बाद वहां मुर्दे की राख के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। वो राख मर्तबान में भरकर उसके घर वालों को भेज दी जाएगी। वो सर्दमैरी और सफाकी की इंतहा थी। लंदन में मौजूद चीदा चीदा सफारती मुलाजिमीन के सिवा किसी को भनक भी नहीं मिल सकती थी कि रमेश के साथ क्या हुआ था। एक तवील रफाकत के बाद उसके बिछड़ने पर तुम्हें थोड़ा बहुत कलक तो जरूर हुआ होगा। वो तो होता ही है, लेकिन एक पिंडले में सरतान हो जाए तो आदमी उसे पालकर अपनी जान का खतरा मोल नहीं लेता, टांग कटवा देता है। ये भी मेरी ऐसी ही मजबूरी थी। ये सीक्रेट एजेंटों की जिंदगी का वो तारीख और दर्दनाक पहलू है जो अंजाम से पहले कभी सामने नहीं आता। वो गमगीन और बोझल आवाज में बोला, इसकी अर्थी के साथ शमशान घाट की तरफ जाते हुए शायद तुम्हारे दुख कुछ और बढ़ जाए, लेकिन वो इसे अंजाम का हकदार था। जो शख्स अपने दोस्त का ना बन सके वो इंसानियत की सतह से गिर चुका होता है। यह तुम्हारा रजाकाराना फैसला नहीं था, उसने तुम्हें मजबूर कर दिया था। मुझे बच्चों की तरह बहलाने की जरूरत नहीं, उसने हल्की सी तलखी से कहा। मैं हर कदम सोच समझ कर उठाता हूं और कुछ कर गुजरता हूं तो फिर पलट कर नहीं देखता। इसकी अर्थियों को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, बस चंद आदमी साथ आएंगे और मेरे लिए ये बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर तुम किस लिए परेशान हो और मुझसे किस बारे में मशवरा करना चाह रहे थे? उसने चौंकर मेरी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। इसी वक्त हिल्टन की खूबरू वेट्रेस है हम दोनों के लिए नाश्ता समेत मौजूद हुई और मेज सजाने में मसरूफ हो गई। तुम बाहर के आदमी हो, तुम्हारी सोच के अपने रुख हैं। वेट्रेस के चले जाने के बाद बदरी ने मेरे सवाल के जवाब में बोलना शुरू किया। तुम्हारे लिए ये किस्सा निमट गया, मगर मेरी परेशानियां बढ़ गई हैं। पूरे हाई कमीशन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है, कातिल कौन है? ये बात तकरीबन साबित हो चुकी है कि गीता जेम्स पंडित की गोली से मरी, लेकिन पंडित को मारने वाला कौन था? और अब रमेश किसका निशाना बना है? वो लोग इन वाकयात को एक साथ देख रहे हैं, जबकि तुम गीता और जेम्स से लाताल्लुकी जाहिर कर रहे हो। तुम सुकून से तमाशा देखते रहो। तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने पूछा। ये खोज लगाने के लिए जो टीम बनाई गई है उसमें मेरा नाम भी शामिल है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अब तुम पर एतमाद किया जा रहा है। हाँ, रमेश के कत्ल ने सबका इत्मीनान रुखसत कर दिया है। लोग मुझसे खुल रहे हैं और मुझे हर तरह के यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि लंदन पहुंचने के बाद मेरी निगरानी नहीं बल्कि हिफाजत का बंदोबस्त किया गया था। और उसकी वजह यह थी कि मेरे आने से पहले गीता और जेम्स का पुरस्रार हालात में कत्ल हो गया था। ये हालात में बेहतरी के आसार हैं, इन पर तुम्हें खुश होना चाहिए। इस वक्त मैं खला में मुअल्लिक हूँ, मुझे राज से छुट्टी मिली हुई है। मेरे कैरियर का इन्हिसार निक के फैसले पर है। पता नहीं वो रमेश की मौत पर किस रद्दअमल का मुजाहरा करता है। कल तक तुम्हें निक मोडले की खुशनुदी की जरा बेपरवाह नहीं थी और तुम अमेरिका की बजाय भारत जाने के लिए आमादा नजर आ रहे थे। मैंने मुतहय्यर होकर पूछा। वो इस वक्त की बातें थी जब रमेश जिंदा था और मेरे लिए सुहाने रूह बना हुआ था। इसका कांटा निकलने के बाद मेरी तरजीहात बदल चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि कई हफ्तों से दिन रात रमेश के साथ रहकर मैं ज़हनी तौर पर बीमार होने लगा था। अब मैं मुस्बत अंदाज में सोच सकता हूँ। तीर कमान से निकल चुका है, अब तुम्हें सिर्फ इंतजार करना होगा। पता है तुम्हारी बदली हुई तरजीहात में मेरी और निक की क्या पोजीशन है? मैंने मुतरद्दिद होकर कहा। वो धीरे से हंस पड़ा। तुमने देख ही लिया कि मैं कितना मुंतकिमुल मिजाज हूँ। मैं अपने बदख्वाह को दुनिया के आखिरी सिरे पर भी नहीं छोड़ सकता। रमेश ने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की और आज जल कर राख हो जाएगा। इसी तरह निक ने भी मेरे सीने में नासूर डाले हुए हैं। जब भी मेरा दाव चल गया उसका अंजाम रमेश से बदतर ही होगा। वो वक्ती तौर पर मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है।
तुम चाहो तो उसके खिलाफ अभी से अपना खेल शुरू कर सकते हो। मुझे उकसा रहे हो या तुम्हारे ज़हन में कोई बात आ चुकी है? उसने गौर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुमने कभी डेविड स्टार्स का नाम सुना है? मैंने उसकी तरफ झुक कर पूछा। हम लोग उसे यहूदी माफिया कहते हैं। पिछले चंद बरसों में उन्होंने अचानक ही बेपनाह ताकत हासिल की है, मगर उनके अज़ाइम अभी तक ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सके। तुम्हें अचानक उनका ख्याल क्यों आ गया? उड़ती उड़ती खबरें मिली हैं कि निक मोडले को डेविड स्टार्स के सरबराह के इशारे पर ही पाकिस्तान में मामूर किया गया है और दोनों में अब भी करीबी राब्ता है। ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली? उसने चाय का घूंट लेकर गंभीर आवाज में पूछा। मेरे अपने भी कुछ जराए हैं। कराची में यह बात मेरे इल्म में आ चुकी थी। सच से बताओ कि तुम कौन हो? उसने जोशीली आवाज में कहा। मकामी सतह पर छोटे मोटे जराइम करने वाला कोई शख्स दुनिया भर के मामलात के बारे में इतना बखबर नहीं हो सकता। यह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बदलती हुई तरजीहात का असर है। क्या इस तुम्हें मुझ पर भी शुबा हो रहा है? मैंने मुंह बनाकर खुश्क लहजा में जवाब दिया। इर्द गिर्द रोनुमा होने वाले वाकयात से बाखबर रहना गुनाह तो नहीं है। हर खबर का एक अपना हल्का होता है। आम आदमी के लिए जो बातें अहम राज होती हैं, ताकतवर हल्कों में लोग खुलकर इन पर बातें करते हुए नजर आते हैं। बाजुका तुम अचानक ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हो जो मुझे चौंका देती हैं। यही मामला डेविड स्टार्स का है। जब तुम चौंकते हो तो तुम्हें मेरा चेहरा बदला हुआ नजर आता है। मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा। मुझे बेख्तियार डैनी का ख्याल आ जाता है। उसके बारे में हमें खास तौर पर ब्रीफिंग दी गई थी। वो बहुत बाखबर और खतरनाक आदमी है और अक्सर मुकाबलों में पहल करके फतेहमंद रहता है। काश मैं वही होता, मैंने हसरत से कहा। कभी कभी ऐसे शुबात का इजहार करते रहो, इस तरह मुझे अपनी बड़ाई का एहसास होने लगता है। तुम निक मोडले के खिलाफ किसी खेल का जिक्र कर रहे थे। उसने मुझे याद दिलाया। हो सके तो डेविड स्टार के सरबराह से राब्ते का कोई सुराग निकालो। अब तुम मुझे एक बार फिर शुबे में डाल रहे हो। इसका तुम क्या बिगाड़ सकते हो? वही जो तुम निक मोडले का बिगाड़ना चाह रहे हो। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अगर तुम कोई बात छुपानी चाह रहे हो तो मैं तुम्हें इसके इजहार पर मजबूर नहीं करूंगा। उसने सपाट लहजे में कहा। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डेविड स्टार्स का रास अल मैडा पुरस्कार हालात में कराची के मजाफात में मारा गया था। इसी के इमाम पर हमें कराची बुलाया गया था। आज से पहले तुमने कभी मुझसे डेविड स्टार्स के हवाले से बात नहीं की थी। इसकी नौबत ही नहीं आई। आपस में अफहाम तफहीम का रिश्ता धीरे धीरे परवान चढ़ता है। हो सकता है कि मैंने डेविड स्टार्स का जिक्र न किया हो, लेकिन दूसरी हर बात तुम्हारे इल्म में है। हमें कराची के नीलोर नामी घाट पर प्रिंस सागा ने खुश आमदीद कहा था और रास अल मैडा के लिए काम कर रहा था। इन दोनों की मौत के बाद ही हम हाजी दिल मुराद के डेरे से भटकते हुए तुम तक पहुंचे थे। ये उसने अपनी सफाई में बोलना शुरू किया। मेरे ज़हन में माजी करीब के वो तमाम वाक़यात ताज़ा थे। इनको दोहराना वक्त ज़ाया करने के मुतारिफ था, इसलिए मैंने फ़ौरन उसकी बात काट दी। गनीमत है कि यह सारा पस मंज़र तुम्हें याद है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। इतने वाज़े इशारे मौजूद होते हुए भी मैं तुम्हारे निक और डेविड स्टार्स के बारे में ये न समझता तो ये मेरी नाअहली थी। मेरे सामने तुम हमेशा खुद को काम से काम रखने वाला आदमी जाहिर करके इन बातों से अनजान बने रहे। इस बार उसे मुझसे शिकवा करने का मौका मिल गया। आपस में फ़हम तफ़हीम का रिश्ता धीरे धीरे परवान चढ़ता है। मैंने उसकी गही हुई बात उसी को लौटा दी और वो बेसाख्ता हंसने लगा। मेरा ख्याल है कि हमारे दरमियान अब सारी ही बातें खुल चुकी हैं। हंसी थमने के बाद वो बोला, हाँ ये याद रखना कि रास अल मैडा कराची में बिला सबब नहीं मारा गया था। वो कराची बल्कि पाकिस्तान में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। ज़मीन दुनिया के बतेरे लोगों ने उससे बहुत माल कमाया था। हमें कुछ करना है तो डेविड स्टार्स के बारे में हर वक्त आंखें खुली रखनी होगी। ऐसे मुनाज़्ज़म ग्रोहों में हर वक्त और हर सतह पर मुतबादिल क़यादत दस्तयाब होती है। रास अल मैडा की जगह कोई ना कोई ले चुका होगा। मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करता हूँ। हैरत है कि तुम पेशावर होकर भी इतने बेखबर हो। मैंने ताज्जुब से कहा। कराची में मैं मैसूर होकर रह गया था। निक के सिवा किसी से मेरा कोई राब्ता नहीं था। फिर खबरें कहाँ से मिलती? इस हिसार से निकल कर ही मैंने रमेश से छुटकारा हासिल किया है। राब्ते बहाल होंगे तो तुम मुझे बेखबरी का ताना नहीं दे सकोगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रास अल मैडा की जानशी का नाम इसहाक घंटी है। इसहाक घंटी? उसने हैरत से दोहराया। ये तो मुझे दिल्ली या मुंबई के किसी बदमाश का नाम मालूम होता है। चाहे तुम मजाक कर रहे हो। मैं बुरी तरह संजीदा हूँ। अमेरिका में उसे आइजक बेल कहा जाता है। आइजक बेल? उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज बरामद हुई। अब जल्द ही काम बन जाएगा। कलकत्ते में एक मुखय्यर और करोड़पति यहूदी डेविड स्टार्स की नुमाइंदगी कर रहा है। नाम मालूम हो जाने के बाद मैं उससे बराह रास्त आइजक बेल का फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। यह काम तुम फ़ोन पर ही करोगे? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। इसके सिवा क्या सूरत हो सकती है? फौरन जवाब मिल जाएगा, वो बोला। फिर इस नेक काम में देर मत करो। मैंने अपनी जेब में से फ़ोन कार्ड निकाल कर उसके सामने डालते हुए कहा, इसी वक्त होटल की लॉबी से उसे फ़ोन कर डालो। ये बहुत ज़रूरी है। उसने हिचकिचाहट के आलम में अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो मैंने उसे टोक दिया। इस वक्त वहाँ दोपहर हो चुकी होगी। भारत का वक्त यहाँ से 4.5 घंटे आगे है।
जो काम इस वक्त हो सकता है उसे बाद के लिए ना रखो। वो कार्ड लेकर मुस्कुराता हुआ रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं आरामदेह कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाकर सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया था। मेरे अंदाजे के बरक्स बद्रीनाथ जरा ताखीर से वापस आया और उसने आते ही एक रुक्का मेरे सामने डाल दिया। इस पर सिर्फ एक बड़ा नंबर लिखा हुआ था। ये न्यूयॉर्क में आइजक बेल के दफ्तर का फोन नंबर है। ये ख्याल रखना कि न्यूयॉर्क यहाँ से 4 घंटे पीछे है। इस वक्त वहां सुबह हो रही होगी। मैंने उसका दिया हुआ रुक्का एहतियात से मोड़ कर जेब में रख लिया। वो कामयाबी मुझे खिलाफ तवक्का हासिल हुई थी और अब मेरा जहन सुल्तान शाह की तरफ भटकने लगा था। तो नेक काम के लिए कहा और मैंने इसे पूरा कर दिया। बदरी कह रहा था, अब तो मुझे बता दो कि आइजक बेल के बारे में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। मैं डैनी बनकर उसे अमेरिका पहुंचने की धमकी देना चाहता हूं। मैंने उसे टालने के लिए बगैर सोचे समझे कह डाला, मगर वो मेरी इस बात पर खिल उठा। ये काम जरूर कर गुजरो। अगर मुझे अमेरिका जाने का परवाना मिल गया तो वहां हम जो कुछ करेंगे उसे डैनी की आड़ मिल जाएगी। लोगों के ज़हनों पर किसी बड़े बदमाश की दहशत हो तो छोटे मोटे लफंगों की कार्रवाइयां भी इसके खाते में डाल दी जाती हैं और सब बचे रहते हैं। तुम बालगे से काम ले रहे हो। मेरा ख्याल है कि डैनी अभी इतना बड़ा आलमी दहशतगर्द नहीं बना है कि उसके नाम से लोग थराने लगे। बरसगीर के बासियों में ये एक आम खराबी है कि वह अपने हम असरों की जरा भी कदर नहीं करते। उसने अफसुर्दगी से कहा, तुम डैनी के बारे में जानना चाहते हो तो फिडल कास्त्रो और डॉन कार्लोस के साथियों से पूछो। अबू नदाल, कर्नल जैसी जोन्स और भिंडरावाला तुम्हें इसके बारे में बताएंगे। वो छलावे की तरह अपने दुश्मनों पर कहीं भी हमलावर होता है और उन्हें तहस नहस करके गायब हो जाता है। इससे न जाने कितनी बड़ी बड़ी वारदातें मंसूब हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर उसकी तस्वीर तक दस्तयाब नहीं है। किसी की बड़ाई का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। बस अब मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो। मैं अपनी झोंक में क्या गया। क्या मतलब? वो बुखलाकर बेएतबारी से मेरी तरफ घूरने लगा। मतलब ये कि कहीं मैं इससे बहुत ज्यादा मुतासर होकर खुद ही डैनी होने का दावा न कर बैठूं। मैंने सिटपटाए हुए अंदाज में जल्दी से वजाहत की और वो हंसने लगा। मेरे सामने ये दावा करो या ना करो, आइजक बेल के दिमाग पर यह दहशत जरूर सवार कर दो। मुझे यकीन है कि अगर मैं अमेरिका गया तो उसके साथ कुछ वक्त जरूर गुजारना होगा। वो मेरा काम है, इससे तुम मुतमईन हो जाओ। मैंने उसे यकीन दिलाया, फिर पूछा, अभी तुम सिर नवासन के घर पर ही रहोगे या तुम्हारा ठिकाना बदल जाएगा? फिलहाल हर चीज यूं की तू है, सिर्फ रमेश घट गया है। अब कम अज कम मुझे अपना फोन नंबर जरूर दे दो। किसी वक्त अचानक कोई नादर शाही हुक्म नाजिल हो जाए तो तुमसे राब्ता तो हो सके। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर कहा, नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन इसे तुम जल्द अज जल्द रट लोगे। इसे कहीं दर्ज ना करना। हो सकता है कि कुछ नादीदा आंखें तुम्हारी निगरानी कर रही हूं। मेरा सितारा गर्दिश में जरूर आया हुआ, मगर यह ना भूलो कि मैं रा का स्टार सीक्रेट एजेंट बद्रीनाथ हूं। वो मेरी तरफ झुक कर जज्बाती लहजा में बोला, मेरी निगरानी हो रही होती तो मैं इस वक्त तुमसे मिलने का खतरा हरगिज मोल न लेता। कल कला को कोई मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए तो दीगर बात है। मैं चाहता तो ऐसे लोगों को चुटकियों में हवा कर सकता था। यहाँ आने के बजाय तुमने मुझे सिर नवासन के घर क्यों नहीं बुलाया? इसमें तुम्हारी बेहतरी पनाह है। मैं नहीं चाहता था कि फिलहाल लंदन में कोई तुमको मेरे हवाले से पहचाने। एक एहतियात मुमकिन हो तो उस पर अमल करना ही बेहतर रहता है। यही बात थी तो ये मुलाकात कहीं भी हो सकती थी। तुम रिट्स या हिल्टन में मिलने पर मुसर क्यों थे? यह भी एक मसलहत थी। वो हल्की सी मानी के हंसी के साथ बोला, लंदन में भारतीय एक बड़ी तादाद में आबाद हैं और चप्पे चप्पे पर पाए जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हम एक कफायत पसंद या कंजूस कौम है। इन महंगे होटलों में शायद ही कोई भारतीय खाने पीने के लिए आता होगा। सस्ते तफरीही मकामात पर तुम्हें इनकी रेल पेल मिलेगी। खूब, मैंने उसकी वजाहत से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, अगर तुम्हारा मुशाहिदा इतना ही वसी है तो पाकिस्तानियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम बादशाह लोगो। उसने बेसाख्ता जवाब दिया, दुनिया कहती है कि गुर्बत में हमारे बाद अगला नंबर तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी कौम गरीब है लेकिन लोग मालदार हैं। शहजादों की तरह दिल खोल कर हर जगह पैसा लुटाते हैं। मेरे इशारे पर वेटर्स पहले ही एक खूबसूरत फोल्डर में अपना बिल रख गई थी। मैंने उसका जायजा लेते हुए कहा, ये तुम सब न कहते तब भी चाय का बिल मैं ही अदा करता। वो अपने सर को जोर जोर से नफी में हिलाते हुए खजालत से हंसने लगा। बिल और टिप की रकम फोल्डर में छोड़कर हम रेस्टोरेंट से बाहर आए तो बद्रीनाथ ने अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से साथ ही निकलते हैं। मैंने बेतकल्फी से पेशकश की, तुम जाओ, मैं बाद में बाहर निकलूंगा। कोई बात बाकी रह गई है तो एक साथ बाहर निकलने का खतरा मोल लिए बगैर हम थोड़ी देर तक यहीं खड़े खड़े बातें करते हैं। अगर ये महज एहतियाती तदाबीर है तो तुम चले जाओ। मैंने गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, मैं इस आध घंटी को पहली खुराक देकर यहाँ से निकलूंगा। आइंदा आपस की गुफ्तगू में इसका यही नाम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि सिर्फ घंटी भी काफी होगा। तुमने उसके नाम का बहुत मौजू तर्जमा किया है। सुबह सुबह खुराक मिलते ही उसकी तबीयत झक हो जाएगी। वो नकाज के रास्ते की तरफ चल दिया और मैं राहदारी के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ एक डेस्क पर होटल के एक्सचेंज से मुंसलिक इंटरकॉम रखे हुए थे। इससे जरा आगे वो पब्लिक फोन बूथ नजर आ रहे थे। उनमें से एक कार्ड फोन था, दूसरे के लिए रेजगारी जरूरी थी।